सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखेंगे आज की इस वीडियो में कि बॉयलर ट्यूब फेलियर मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि वो कौन कौन से प्रक्रिया जिसके द्वारा बॉयलर में ट्यूब फेलियर होता है। ओके, इसके साथ साथ हम लोग इसको पूरे पिक्चर के साथ समझेंगे, पूरा एक एक जो पॉइंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग इसके रीजन को समझेंगे, ताकि रीजन को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी आप बॉयलर ऑपरेट करेंगे या बॉयलर के में आप काम करेंगे पावर प्लांट में, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को रेक्टिफाई करते हुए आप बॉयलर में जो ट्यूब फेलियर होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर ट्यूब फेलियर मैकेनिज्म यानी कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बॉयलर में ट्यूब फेलियर होता है। ओके, तो इसको हम लोग समझने से पहले ये समझिए कि बॉयलर में जो भी ट्यूब फेलियर होते हैं उसके तीन मेन रीजन होते हैं। वो तीन रीजन क्या है? एक होता है स्केलिंग, या जिसको स्केल्स बोलते हैं, या दूसरा जो होता है वो होता है कोरोजन, और तीसरा जो होता है वो होता है इरोजन। कोरोजन स्केलिंग जो होता है वो बॉयलर के आउटर में भी होता है और इनर में भी होता है। वहीं अगर कोरोजन की बात करें तो कोरोजन भी जो होता है वो बॉयलर ट्यूब के इनर साइड में भी होता है और आउटर में भी होता है। और इरोजन की बात करें तो ये फायर साइड होता है, यानी कि आउटर साइड में ये होता है। ओके, तो स्केलिंग जब कभी भी अगर स्केलिंग होता है तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ट्यूब जो होती है वो ओवरहीट होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्यूब जो होता है फ्रैक्चर या ट्यूब लीकेज हो जाता है। ओके, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा होता है क्रोजन, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे। ओके, और इरोजन को भी समझ लेंगे। यहाँ पर इरोजन हो चाहे आपका क्रोजन हो, इसके द्वारा ट्यूब की थिकनेस जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है, और एट द लास्ट जो होता है वो ट्यूब जो होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है या लीकेज हो जाता है। ओके, तो ये मेन रीजन हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे कि वो एक उस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, ठीक है, यानी नाउ वाइज हम लोग समझेंगे कि वो प्रक्रिया कौन कौन सा है जिसके द्वारा जो होता है वो ट्यूब फेलियर हो जाता है और उसके क्या क्या रीजन है। इस रीजन को देख के आप ये समझ जाएंगे, या इसको ध्यान में रख के आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि जिस कारण से ये आपका ट्यूब फेलियर होता है उसको आप रेक्टिफाई करके या उसको रिड्यूस करके आप अपने ट्यूब फेलियर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बॉयलर ट्यूब फेलियर भी ना फ्रिक्शन की तरह ही होता है। जैसे कि फ्रिक्शन को हम लोग बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ओके, ठीक उसी तरह किसी भी बॉयलर में हम लोग बॉयलर ट्यूब फेलियर को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जिस तरह से फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, लुब्रिकेशन देके, ठीक उसी तरह की कुछ बातों को ध्यान में रख के, ठीक है, उसको मेंटेन करके, चाहे वो वाटर पैरामीटर हो या कोल पैरामीटर हो, ठीक है, ये या मेंटेनेंस से साइड से हो, तो इन सभी चीजों को हम लोग मेंटेन करके वो ट्यूब लीकेज को जीरो ना करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि ट्यूब लीकेज होने की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम कर सकते हैं। अब वो वही सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, जो जो आपका ट्यूब फेलियर नेम या जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर जैसा कि पहला हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन फिटिंग के बारे में। ऑक्सीजन फिटिंग किसको कहते हैं, और हर एक चीज को ना आप पिक्चर के साथ भी देखते रहिए तो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा कि मतलब ऐसा अगर दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ऑक्सीजन फिटिंग जो है वो होता है। ओके, तो ऑक्सीजन फिटिंग में जब कभी भी अगर वाटर में जो बॉयलर में फीड वाटर जो यूज करते हैं, ओके, तो उसमें अगर डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट रह गया, ठीक है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे, ठीक है, ये जो भी प्रोसेस होता है ना धीरे धीरे होता है। ओके, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा कि इकोनोमाइजर पे जो हेडर होता है ना, इनलेट वाला पॉइंट, तो वहां पर ये जो होगा वो फिटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा होता है तो इसको ऑक्सीजन फिटिंग करते हैं। ओके, और एट द लास्ट अगर ये ज्यादा हो गया तो ये भी ट्यूब फेलियर का कारण बनता है। ओके, तो ऑक्सीजन को आप मेंटेन करके उसको हटाकर ये चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोरोजन फैटिग, यानी कि जो ट्यूब में कोरोजन हुआ है उससे ट्यूब का फैटिग हो जाना है, ठीक है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका होता है रिपीटेड थर्मल साइकिल कंबाइंड विथ कोरोजिव वाटर एंड डैमेज प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक लेयर। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूब में हमारा मैग्नेटाइट लेयर होता है। ओके, तो अगर वो डैमेज हो गया, ठीक है, साथ में आपका कोरोजिव वाटर हो गया, तो उसके जो इफेक्ट पड़ेंगे उसको कोरोजन तो होगा, साथ में आपका ट्यूब का मटेरियल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और वो भी एक फेलियर का कारण बनेगा। तो ये भी एक जो हो गया ट्यूब फेलियर मैकेनिज्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आप अक्सर सुने होंगे शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग क्या होता है कि जब कभी भी बॉयलर जैसे स्टार्ट किया जाता है या बॉयलर आपका रनिंग में है, ऑपरेट किया जाता है, तो किसी भी कारण से मान लीजिए अगर सडन रिडक्शन इन वाटर एंड स्टीम फ्लो कॉजिंग रैपिड टेम्परेचर राइज एंड डक्टाइल रप्चर, यानी कि जब कभी भी आपके जो बॉयलर में ट्यूब्स है, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए स्टीम हो या वाटर हो, उसका अगर सडन रिडक्शन हो गया, यानी जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में स्टार्वेशन कहते हैं, अगर स्टार्वेशन हो गया, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो जो ट्यूब का मेटल टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं वो सडन राइज करेगा,
जो ट्यूब में वाटर या स्टीम फ्लो करता है वो हीट को कैरी ओवर करने का भी काम करता है, यानी हीट को गेन करता है और उसको कैरी ओवर करके ले जाता है। अब वो मीडियम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ट्यूब में आपका ओवर हीटिंग होगा, ठीक है। और ट्यूब का एक डिजाइन एक निश्चित टेम्परेचर पे हुआ है, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो ट्यूब के मटेरियल जो होंगे वो फेल कर जाएंगे और एट द लास्ट जो होगा वहां पे सडन बर्स्ट होगा, यानी कि सडन ट्यूब जो होगा वो रप्चर हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। और ऐसा लीकेज होगा जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको एक फिश माउथ ओपनिंग जैसा दिखेगा, यानी जैसे कि फिश होता है ना, उसका माउथ आप देखेंगे उस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग, यानी ये सडन होता है, ये तुरंत होता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। ओके, उसी का एक नेक्स्ट आप देखेंगे लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो ओवर हीटिंग होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। तो कब होता है, रेस्ट्रिक्टेड वाटर फ्लो ड्यू टू स्केल डिपोजिशन कॉज प्रोलॉन्ग ओवरहीटिंग एंड ट्यूब स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, जैसे कि आपका ट्यूब में स्केलिंग होने लगा, डिपोजिशन होने लगा, तो उसके साथ साथ क्या होगा, एक लंबे समय बाद क्या होगा कि फ्लो जो होगा वाटर का या स्टीम का वो रेस्ट्रिक्टेड होने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण से हीट ट्रांसफर नहीं होगा और वहां पर ओवर हीटिंग होगा, जिसके कारण से ट्यूब जो होगा वो स्प्लिट होने लगेगा, यानी धीरे धीरे जो होगा वो ये भी आपका फिश माउथनिंग जैसा ही टूटने लगेगा, ठीक है। और वो लॉन्गिट्यूडनली जो होगा वो ब्रेक करेगा। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका फायर साइट कोरोजन। तो जैसा कि कोरोजन हम लोग बात किए, कोरोजन जो होता है जैसा ट्यूब हो गया, तो ये फायर साइड में भी होता है और आपका वाटर साइड में भी होता है, ठीक है, यानी इनर साइड में। तो ये फायर साइड यानी कि आउटर साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण से होता है, तो एक्सटर्नल कोरोजन फ्रॉम फ्लू गैस, यानी फ्लू गैस में जो कोल कंपोजिशन है उसके द्वारा अगर ये कोरोजन होता है, ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं फायर साइड कोरोजन, ठीक है। तो इसमें भी आपका कोल कंपोजिशन को मेंटेन करके फायर साइड को रिड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर साइड कोरोजन। तो वाटर साइड पे ये होगा ड्यू टू पुअर वाटर केमिस्ट्री या लो पीएच होगा, यानी कि वहां पे कोरोजन हो जाएगा, एसिडिक अटैक होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, लो पीएच होगा या इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, तो उस केस में आपका वाटर साइड में कोरोजन होने लगेगा और एट द लास्ट अगर ज्यादा ये कोरोजन होगा तो उसकी ट्यूब की थिकनेस को खत्म कर देगा, जिसके कारण एट द लास्ट होगा ट्यूब फेलियर का वो कारण बनेगा। नेक्स्ट है आपका इरोजन। इरोजन का मतलब होता है घिसना। तो फ्लू गैस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एब्रेसिव पार्टिकल होता है, ठीक है। तो वो पार्टिकल क्या होता है, धीरे धीरे ट्यूब को एक लंबे समय में क्या होता है कि उसको घिसने लगता है। ओके, तो अगर वो धीरे धीरे लंबे समय तक जब खींचेगा तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी और वो भी क्या होगा, वो एक कारण बनेगा। ओके, तो मैकेनिकल वियर और फ्रिक्शन बाय एस, ये भी एक कारण होता है। ओके, और एक चीज यहाँ पर हम लोग जो भी मैकेनिज्म को देख रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए जब कभी भी अगर बॉयलर में ट्यूब फेलियर होता है ना, तो सडन एक रीजन से नहीं होता, वहां पे मल्टीपल जो रीजन है वो आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इरोजन ही हो गया, तो इरोजन से हो गया आपका जो ट्यूब की थिकनेस जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है। और इन केस मान लीजिए कि उसी केस में आपका ओवर हीटिंग हो गया, ठीक है, किसी कारण से, तो उस केस में आपका सडन जो होगा वो ट्यूब फेलियर जो है वो हो जाएगा। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो नए डिजाइन जो बॉयलर होते हैं, जो नए टाइप के बॉयलर होते हैं, उसमें आपको ना ट्यूब लीकेज जो होगा वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस बरकरार रहती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी अच्छे कंडीशन में रहती है। ओके, तो उसमें लीकेज का समस्या भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉयलर का एजिंग होने लगता है, यानी बॉयलर पुराना होने लगता है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डाउन होने लगती है और उसकी थिकनेस भी कम होने लगती है। तो अगर इन सभी में से कोई भी एक चीज आता है तो उस केस में आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर होने का चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कास्टिक अटैक। तो कास्टिक अटैक करने का मतलब है कि वाटर का पीएच अगर इंक्रीज कर जाएगा तो वो क्या करेगा कि मटेरियल में एक कास्टिक इफेक्ट जो है वो डालेगा, ठीक है। तो ड्यू टू हाई पीएच ऑफ वाटर, ठीक है, बॉयलर ट्यूब मटेरियल जो डक्टाइल फॉर्म में रहता है उसकी जो ये प्रॉपर्टी है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे, और वो क्या होता है, ब्रिटल स्ट्रक्चर का हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका ट्यूब जो होता है वो भी आपका लीकेज का कारण बनता है। ओके, इसलिए बॉयलर में जो वाटर का पीएच मेंटेन किया जाता है वो एक डिजायर्ड पीएच जो है वो मेंटेन किया जाता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखा जाता। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, जिसको शॉर्ट में एससीसी कहा जाता है। ये क्या होता है, तो ये भी एक कंबाइंड इफेक्ट इसमें पड़ता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेस एंड कोरोजिव वाटर। तो इन दोनों के इफेक्ट से ये वाली जो है समस्या जो होता है वो आता है, जिसमें आपका ट्यूब जो होता है वो क्रैक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपका होता है कि ट्यूब का जो मेटल टेम्परेचर होता है वो एक्सीड कर जाता है ऑक्सीडेशन लिमिट से, स्पेशली इन सुपर हीटर रीजन। तो सुपर हीटर रीजन में ये अक्सर देखा जाता है। तो इसमें अगर वो ऑक्सीडेशन लिमिट को अगर पार कर जाता है
तो आपका ट्यूब जो होता है वो फेलियर का एक रीजन बनता है। ओके, तो यही हो गया कुछ मेन इंपॉर्टेंट बॉयलर ट्यूब फेलियर मैकेनिज्म और उसके रीजन, जिसको आप ध्यान में रख के अपने बॉयलर में ट्यूब फेलियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने यहाँ पर किस टाइप के अपने बॉयलर में ट्यूब फेलियर जो है वो देखे होंगे, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई अगर पावर प्लांट में काम करता है या बॉयलर ऑपरेशन करता है तो उसने बॉयलर ट्यूब फेलियर तो जरूर सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, तो किस टाइप का देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।